हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का पर्सनल मुझे कमेंट्स था रिवीजन टेक्निक्स को लेकर के। तो वैसे तो रिवीजन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जो है वो बता दिया है, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों को चाहिए था जो ये आपको बता सके कि हाउ टू डू रिवीजन और रिवीजन क्यों ज़रूरी है, कितना करना चाहिए। सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए। वैसे मैंने आज 5 मिनट का तो बनाया था, बट मुझे लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो मैं बकायदा विद बोर्ड एंड पेन आपके सामने हाजिर हूँ ये पूरा सॉल्यूशन आपको बताने के लिए कि रिवीजन क्यों ज़रूरी माना जाता है। क्यों जब भी आप किसी टॉपर के इंटरव्यू को सुनते हैं या फिर कभी आप किसी टॉपर का कोई सेशन ले रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही बात पे जोर देते हैं, डू रिवीजन एज मच एज यू कैन, कि आपको इतना ज़्यादा रिवीजन करना है जितना आप कर सकते हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये मेरा जो पूरा वीडियो है वो रहेगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं पूरी एक एक हिंट देती हुई जाऊंगी कि किस तरह से आपको ये पूरा मैनेज करना है। देखिए, हम एक नेक्स्ट स्लाइड से ही सब कुछ शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, पहली चीज़ ये है, आई थिंक वी शुड फॉरवर्ड देयर। ओके, पहला रिवीजन। देखिए, रिवीजन क्यों ज़रूरी है। सेकंड, कितना ज़रूरी है। थर्ड, नहीं किया तो क्या होगा। और चौथा, कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो मोटी मोटी क्या कहते हैं रूपरेखा है, आउटलाइन है, ये आज के हमारे सेशन की रहने वाली है। एंड फिफ्थ जो ज़रूरी है, रिवीजन टेक्निक्स। फिफ्थ जो है वो है रिवीजन की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं एंड उसके बाद अपन शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने आपको पहला चीज़ दिया कि रिवीजन क्या था, कि रिवीजन क्यों करना है। ये देखिए, क्यों। अब इस क्यों का सीधा सा आंसर है, मान लीजिए ये एक टेक्स्ट बुक है, ये किताब है जो आज आपने पढ़ी है, आज आपने ये टॉपिक पढ़ा है। अभी जब आपने इसको पढ़ा है, आपको इस टाइम पे एट दिस टाइम ये टॉपिक 100 में से 99% क्लियर है। मान लीजिए आज तारीख है कितनी है, 5 मार्च है, आज आपको ये 99% क्लियर है। और कल जब आप इसी बुक को उठाएंगे, तो हो सकता है आपकी एबिलिटी के हिसाब से ये आपको 95% क्लियर हो सकता है, या फिर ये आपको 90% के समथिंग भी याद हो सकता है। अगेन आपने तीसरा दिन, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, इधर मैं लिख रही हूँ तीसरा दिन है, ये देखिए ये तीसरा दिन है। अब आपने इसको उठाया, आपको कुछ कुछ इसमें से याद आया, आपकी मेमोरी चली गई सीधी 75% आपको याद है। ये मैं बहुत सुप्रीम केसेस में बता रही हूँ कि इतना आप कर सकते हैं। ये मोस्टली नहीं होता है, हमें नहीं याद होता 75% भी, हमें सिर्फ कुछ गिना चुना तीसरे दिन याद रहता है। अब आप खुद बताइए, जिस चीज़ में आपने 99% मास्टरी आज 5 मार्च को कर ली है, परसों 7 मार्च को जब आप इसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वो सिर्फ 3/4 आपके माइंड में याद रह रहा है, स्पेशल केसेस बता रही हूँ मैं, हाईएस्ट है ये, 75% आपको याद रह रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम में आने वाले 15 सब्जेक्ट
उस 3 घंटे के पेपर में आपको याद आ जाएंगे। ये सोचना ही मेरे ख्याल से एक दिखावा है पढ़ाई का, एक मूर्खता है कि आप सिर्फ एक दिन पढ़ के 3 घंटे के एग्जाम में उन 15 मोटे मोटे सब्जेक्ट्स की बुक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? क्या आपकी मानवीय क्षमताओं के अंदर ये अलाउ करता है आपको? तो आत्मा जवाब देती है कि नहीं करता है, पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह से तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप गलतियां क्या करते हैं आपको पता है? आप नहीं, मैं खुद को भी शामिल करूंगी। हम क्या गलतियां करते हैं? हम गलती ये करते हैं, ये पढ़ लिया आज ये टॉपिक, अब इसको खोलना ही नहीं है, ना दूसरे दिन खोलना है ना तीसरे दिन खोलना है, बस आज पढ़ लिया। अब आपके मन में है कि ये टॉपिक तो पढ़ लिया, मेरे को आ जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो फिर वो एग्जाम में ही नहीं आता है, बस आपके मन में पता है आपको आता है, बाकी रियल में आपको ये टॉपिक नहीं आता है। तो जब कभी भी किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो बार बार पढ़ना सीखिए, बार बार पढ़ना सीखिए। जितना ज़्यादा बार उस टॉपिक को अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे, आपकी मेमोरी के अंदर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। आपको पता है क्या ग्राफ होता है आपकी लर्निंग का? देखिए इस तरह से ग्राफ बनता है। मान लीजिए यदि ये टाइम है, इस एक्सिस पे टाइम ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी स्मृति की क्षमता ले ली मैंने, और मैं यहाँ पे मान लीजिए दिन मान देती हूँ, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे। 1 डे पे आपका सीखने की क्षमता जो है ना इस लेवल पे है, और फिर वो 2nd डे पे इतनी, 3rd डे पे इतनी इतनी इतनी, और 4th, 5th लास्ट में जाकर के आपका ग्राफ बनता है ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ। इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। समझ आ रही है कि पहले दिन आपके सीखने का मैक्सिमम आउटपुट आपको मिला है, यहाँ पे है, इसे हम इरेज करते हैं, यहाँ पे मिला है। लेकिन जब आप 5वें दिन 6वें दिन आगे पहुंचे हैं तो क्या सिचुएशन आई है आपके सामने? जब आप आगे पहुंचे हो तो क्या सिचुएशन आई है आपके पास में? आपका ये जो सीखने की क्षमता का ग्राफ है ये बार बार नीचे झुके जा रहा है, देखिए इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी का ग्राफ होता है। तो जब आपने पहले दिन इसको यहाँ पे पढ़ा है और हाईएस्ट आपने स्टोरेज आपने माइंड में किया है, तो आपको आगे भी इसको ऐसे ही करते जाना है, दूसरे दिन भी आपको पढ़ना है। अदरवाइज ये आपकी मेमोरी से डेटा डिलीट 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 एंड फाइनल डिलीट, एंड व्हेन यू आर अपीयरिंग इन योर एग्जाम आपको वो चीज़ पढ़ते हुए भी याद नहीं आती, क्योंकि आपके माइंड ने उसे एक प्रॉपर स्पेस प्रदान नहीं किया। और वो स्पेस आपको यदि माइंड को देना है तो उसका एक ही इलाज है, उसका एक ही इलाज है, और वो है रिवीजन। यदि आज पढ़ने के बाद में आपने उसको आने वाले दिनों में नहीं पढ़ा है तो वो टॉपिक आपके लिए एकदम से न्यू टॉपिक बन गया है। अब उस टॉपिक से और आपके पढ़े हुए से कोई वास्ता नहीं रहा यदि आपने आने वाले दिनों में उसको नहीं पढ़ा है तो। इसलिए ये हाथ कहाँ से आ रहा है? ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पढ़े हुए टॉपिक को फिर से पढ़ें। फिर से पढ़ेंगे तो माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा, और जब माइंड ने एक बार एक्सेप्ट करना चालू कर दिया तो आपकी परीक्षा एजेंसी भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि आपने उनके नियम कायदों को एक्सेप्ट करते हुए पेपर को किया है। और जो पेपर स्कैनिंग वाली मशीन है OMR को जो स्कैन करती है उसने फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह से यह एक्सेप्शन वाली जो प्रोसेस है वो आगे चलती रहती है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि रिवीजन इज़ द की। बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको इस ग्राफ को ऐसे नहीं लेके जाना है। आपको माने ये ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है, पर ये जो ग्राफ की भूलने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया आपकी बहुत स्लो जानी चाहिए, एकदम ऐसे ऐसे जानी चाहिए, ऐसे, यानी बहुत टाइम के बाद आप भूले भूले तो भी। ये जो ग्राफ में आपको ये छलांग दिख रही है ना, ये छलांग ये नहीं होना चाहिए। आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ, ना कि ऐसे ऐसे। ये ग्राफ नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पहले दिन इतना याद है,
दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना। और जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो रिवीजन वाला जो ग्राफ चलेगा वो इस तरह से हो जाएगा, यूँ बढ़ता 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 हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो रिवीजन इसलिए ज़रूरी है। आई होप आपको रिवीजन क्यों ज़रूरी है ये तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हमको क्या पढ़ना था और क्या पॉइंट हमने बनाए थे। कितना रिवीजन, तो मैंने आपको अभी इसी में बता दिया कितना रिवीजन। जब तक आपको आपका ऑप्टिमम रिजल्ट ना मिल जाए उतना रिवीजन। जब तक आपका ऑप्टिमम रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, उतना रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बार बार अभ्यास कीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कोशिश कीजिए जितना टाइम बच रहा है ना वो रिवीजन पे जाए, पूरा पूरा रिवीजन पे जाए। ये मत तैयार करना कि आज ये टॉपिक आज पढ़ लिया है इस बुक से, कल इस बुक से, परसों इस बुक से। लास्ट के अंदर जब स्टोरेज माइंड के अंदर जाना चाहिए था तो ना तो ये याद है, ना ये याद है और ना ही ये याद है। तो इसका मतलब आप अपने जो सिलेक्शन से है ना काफ़ी दूर हो चुके हैं। तो ये ऑप्टिमम रिजल्ट तो नहीं है। रिवाइज कीजिए। एक बुक जो आपने पकड़ी है, एक बुक के साथ में एक पीवाईक्यू बुक, तो पीवाईक्यू बुक तो आपका प्रैक्टिस है, उसे आप एज ए बुक कंसिडर ना कीजिए, आप उसे अभ्यास में लीजिए। इधर देखिए आप, ये आपका एक फंडामेंटल सोर्स है, आपका बेसिक जो नोट्स हैं, बेसिक बुक्स हैं जो आपने अपनी मेहनत से तैयार करी है। एक और है नोट्स कैसे तैयार करें। यदि इस विषय पे भी आपको गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो नोट्स के ऊपर भी ज़रूर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से रिवीजन कीजिए बार बार। मैं तो कहूँगी जितना ज़्यादा आप रिवाइज करके जाएंगे, चाहे 10th टाइम्स हो गया हो, 11th टाइम्स हो गया हो, ये हाईएस्ट लेवल है। फिर भी यदि टाइम कम बच रहा है परीक्षा को, जैसे कि LDC की परीक्षा है और आपने अभी तैयारी मान लीजिए शुरू करी है, वैसे तो आप सभी CET पास हैं LDC की एग्ज़ाम देने वाले, तो ये तो नहीं है कि आप फ्रेशर है, ये चीज़ तो मैं नहीं मान सकती। आपका एग्ज़ाम जुलाई में होना है, तो कोशिश कीजिए कि हद मार के ना मिड मई, हाईएस्ट कि मध्य मई तक, 15 मई तक आपका सिलेबस तो ओवरऑल 100% कवर हो ही जाना चाहिए। छोड़ना तो कुछ नहीं है, गया ज़माना छोड़ने का। स्मार्ट स्टडी करनी है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी एक, स्मार्ट स्टडी कैसे होती है। तो ये है 15 मई से पहले पहले सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। 15 मई से जून और आपके एग्ज़ाम की जो डेट है जुलाई में, ये जो आपके पास में मोटा मोटा 1.5 महीने का, मैं जुलाई वाला छोड़ दीजिए, जुलाई में नहीं होगी पढ़ाई, मान लीजिए 15 मई से जून, 1.5 महीना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 1.5 महीना सिर्फ रिवीजन में चलना चाहिए। और इस 1.5 महीने में तो कम से कम आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और ये कैसे होगा आपका सिलेबस पूरा होने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन कैसा होगा, इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर। नेक्स्ट, नहीं किया तो क्या होगा, अभी जिक्र किया। नहीं किया तो डब्बे गोल होंगे। OMR के अंदर मन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खाली छोड़ सकते नहीं, तो E ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा वायरल हो रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दिक्कत आपको होगी, गला थोड़ा ख़राब है, यदि साउंड इशू आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट क्योंकि आपको गाइड करना ज़रूरी था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर दूँ, शूट कर लूँ। इस वजह से मैं तबीयत ख़राब होते हुए भी शूटिंग कर रही हूँ। नहीं किया तो क्या होगा, मैंने कहा OMR में E के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अपनी OMR स्कैन करवानी है तो आपको कुछ ना कुछ तो बढ़ना है। और आपके लिए माननीय बोर्ड ने ऑप्शन छोड़ा है E वाला, ये बढ़ना पड़ेगा क्योंकि OMR चेक करवानी है, एग्ज़ामें देनी है आगे, इसलिए सिर्फ ये दिखे ऐसा नहीं हो, आपको A भी दिखे, B C D 4 ऑप्शन ये भी दिखने चाहिए। 4 ऑप्शन आपको ये भी दिखने चाहिए। और ये आपको तभी दिखेंगे जब आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो कब तक हो जाना चाहिए मैंने आपको बताया। यदि आप LDC के एस्पिरेंट हैं तो लास्ट कट ऑफ टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपका 15 मई से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए। फिर जो बाकी के 45 दिन मैं मान रही हूँ जून तक के, जुलाई वाला जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसे आप हटाइए। 45 दिन का जो आपको ये टाइम मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन का होना चाहिए, जिसमें आपका मैक्सिमम 3 बार रिवीजन जो है ना वो हो जाना चाहिए।
यानी 45 दिन में आप इसे 3 टुकड़ों में बांटिए, 15 डेज 15 डेज 15 डेज, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन। इसके बाद जुलाई का जो बचे वो और सुप्रीम लेवल पे रिवीजन करना है, 4 बार 5 बार, जितनी बार आप कर सके उतनी बार। तो ये सिलेबस का है। इसके अलावा यदि आप वीडियो के एस्पिरेंट्स हैं, मेरा जहाँ तक मानना है सारे वीडियो एस्पिरेंट एलडीसी वाले ही हैं, तो एलडीसी का करेंगे ना प्रिपेयर, तो वीडियो का तो आपका लगभग मेरा मानना है यस ऑफ कोर्स आप लगभग 80% से ज़्यादा सिलेबस जो है ना वीडियो का कवर कर चुके हैं यदि आप एलडीसी के एस्पिरेंट हैं। जो नहीं है उनके लिए है कि दिसंबर में यदि एग्ज़ाम है तो अभी इतना ज़्यादा टाइम है कि आप सितंबर के अंदर कंप्लीट कीजिए। सितंबर लास्ट कट ऑफ मंथ होना चाहिए आपके सिलेबस कंप्लीशन का। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो थोड़ा बहुत टाइम मिले इसको कट कीजिए। अक्टूबर नवंबर ये जो 60 दिन है, और सितंबर तक तो तब बता रही हूँ मैं जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आपका अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई में कंप्लीट हो। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ्स रिवीजन चले, और 4 मंथ के अंदर आप इतना शानदार रिवाइज अपने आप को कर सकिए आपकी 10 बार रिवीजन हो जाए। फिर आप मेरे से मिलिएगा कि कैसे नहीं हुआ आपका सिलेक्शन। ऑब्वियस होगा, यदि आपकी तैयारी सही तरीके पे जा रही है तो ज़रूर से होगा। तो ये अब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और हमें क्या डिसाइड करना है, इसके अलावा अपने को डिसाइड करनी है रिवीजन की टेक्निक्स क्या है। देखिए रिवीजन के कुछ मेथड्स होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी एक पे लागू नहीं होंगे, सबके ऊपर अलग अलग मेथड्स फॉलो होंगे। लेकिन मेरा जो ड्यूटी बनता है वो ये बनता है कि मैं आपको सारे मेथड्स बताऊं। तो मैं एक स्लाइड तैयार करके लाई हूँ, पहले मैं वो स्लाइड आपको दिखाती हूँ, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा प्रॉपर होता है। वेट, तो ये देखिए रिवीजन के कुछ साइंटिफिक मेथड्स की एक स्लाइड आपके सामने है। इसमें कुछ अलग अलग तरीके दिए हुए हैं जिनसे कि आप अपनी जो रिवीजन का मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं। पहला जो मेथड आपके सामने है एक्टिव रिकॉल मेथड। पेन का कलर आई थिंक चेंज करना पड़ेगा अपने को, कौन सा कलर ले, रंग बिरंगी स्लाइड है। एक्टिव रिकॉल मेथड, आई होप आपको दिख रहा है। देखिए एक्टिव रिकॉल क्या होता है, एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो याद हो रहा हो, पढ़ते पढ़ते याद हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आप इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, 2 तरीकों से एक्टिव रिकॉल होता है, पढ़ लिया और बाद में उसको राइट कर लिया, रीड एंड राइट प्रोसेस होती है। रीड एंड राइट, पढ़ने के बाद में उसको लिख लिया, मतलब कि वो आपकी जो आपकी फिक्सेशन वाली मेमोरी है जिसके अंदर ज़्यादा याद होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो जाएगा। क्योंकि पहले तो आपने आपकी आंखों का प्रयोग करके, आपकी ये वाली जो इंद्रियां हैं, जो आपकी आंखें हैं, उन इंद्रियों का प्रयोग करके आपने माइंड को सिग्नल भेजा, और फिर आप अपने माइंड से सिग्नल ले रहे हैं। पहले माइंड को सिग्नल दे रहे हैं आप रीडिंग के थ्रू, अब आप माइंड से सिग्नल ले रहे हैं ताकि आप राइट कर सकें, तो इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड बेसिकली ये कहाँ कारगर सिद्ध होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा याद करना होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह में, मैथ्स वगैरह में, फॉर्मूलाज में, इनमें ज़्यादा काम में आता है ये वाला मेथड, एक्टिव रिकॉल मेथड। कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये उनके लिए ज़रूरी है जिनको कि बहुत धीरे याद होता है और उसके बाद में बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है एक्टिव रिकॉल मेथड। तो एक मेथड तो आप ये याद रखिए, फिर मैं बताऊंगी आपको सबसे बेस्ट कौन सा है इनमें। उसके बाद में आज वीडियो के अंदर जो मैंने जिक्र किया वो है स्पेस्ड रिपीटिशन। पहले दिन पढ़ने के बाद में दूसरे दिन उसको पढ़िए, चौथे दिन पढ़िए, 7वें दिन पढ़िए और 15वें दिन पढ़िए। ये मेथड ये है। आज वाले वीडियो में यदि आपने देखा है तो मैंने ज़रूर से समझाया है इसको। देखिए आज मान लीजिए फर्स्ट है, इस डे फर्स्ट के अंदर आपने इसको पढ़ा है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था मान लीजिए मैं वही शो कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने, क्योंकि हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ अभी वर्तमान में, एमए हिस्ट्री से किया है तो यही टॉपिक्स ज़्यादा याद आते हैं। वैसे टीचर साइंस मैथ से हूँ। 1857 की क्रांति मैंने पढ़ी है, पहला दिन है, आज पहली बार पढ़ी है। अब मैं इसको दूसरे दिन भी पढ़ूंगी। डे 2 में मैंने पढ़ लिया, पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, उसके बाद में मैं इसे तीसरे दिन नहीं पढ़ूंगी, एक दिन अपने माइंड को रेस्ट दूंगी, 4th डे भी मैं इसी को पढ़ूंगी। देखिए
पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन। अब मैं इसको 5 और 6 में नहीं पढ़ूंगी, 7वें दिन पढ़ूंगी। ये लीजिए, मैंने 7वें दिन पढ़ लिया। अब 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में 4 बार पढ़ चुके हैं। अब इसे हम पढ़ेंगे डे 15, ठीक है। और फाइनल आप इसे पढ़ते हैं मंथ के लास्ट में, डे 30। इसे एक साइंटिफिक मेथड माना जाता है जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन बोलते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन यानी थोड़ा थोड़ा टाइम देके रिवाइज करना। इससे क्या होता है, जो डेटा गया है ना माइंड में, वो फीड अप होता है हर टाइम के बाद में। जैसे रिफ्रेश नहीं होते आपके सॉफ्टवेयर, उस तरह से आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, उनके अंदर जो डेटा प्रोसेस हुआ है उसे रिफ्रेश करता है ये मेथड, स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड। ये मेथड बहुत ज़रूरी सिद्ध होता है, बट इसके पीछे ड्रॉबैक क्या है? ये ड्रॉबैक है कि आपको याद ही नहीं रहता है आपका दूसरा दिन कब है, चौथा दिन कब है, 7वां दिन कब है। मेरे साथ ऐसा होता था। इसका एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये एक आपका वाइट पेपर है, ये आपका वाइट पेपर है। अब इस वाइट पेपर पे आप 30 दिन के खाने बनाइए, क्योंकि 30 दिन का मंथ है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4, 5, 6, ऐसे करते 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 आप आ गए 28, 29 और 30 दिन। ये 30 दिन हो गए। आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ लिया ये चीज। इस पहले खाने के अंदर आपको खुद को लिखना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। मान लीजिए मैं लिख ही देती हूँ। मान लीजिए मैंने क्या क्या पढ़ा है, देखिए मैं लिख रही हूँ। मैंने आज पढ़ी है 1857 की क्रांति, यहाँ लिख दिया मैंने। ये तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ी है क्रांति। उसके बाद में मैंने मान लीजिए कल्चर में मैंने पढ़े हैं वस्त्र आभूषण, और इसके बाद मान लीजिए मैथ्स में मैंने प्रतिशत के क्वेश्चन सोल्व किए, प्रतिशतता पढ़ी है। 3 सब्जेक्ट्स में लेके चल रही हूँ मान लीजिए एक साथ। अब आपको क्या करना है, पहला दिन हो गया, दूसरे दिन पढ़ना है ये कि यही आप क्या करेंगे, दूसरे दिन रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका पहले दिन पढ़ा हुआ तो टाइम कम लगेगा। इनको रिवाइज करना है और फिर लिखना है, उस खाने में लिखना है कि आपने रिवाइज कर लिया, और ऊपर आर लगा देना, और नीचे जो फ्रेश टॉपिक पढ़ोगे वो वाले टॉपिक लिख लेना। तीसरे दिन क्या करना है, पूरा ही फ्रेश चीज़ पढ़नी है, पूरा ही फ्रेश पढ़ना है। कुछ भी जिसमें ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे, लेकिन इस दिन जो आपने ये पढ़ा है अलग से फ्रेश जो पढ़ा है दूसरे दिन, मान लीजिए जनजातीय आंदोलन पढ़े थे तो वो जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, जनजातीय आंदोलन पढ़ने। इसके अलावा गणित में आपने लाभ हानि सॉल्व किया था मान लीजिए दूसरे दिन, तो लाभ हानि भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसका ये दूसरा दिन है, इसका तीसरा दिन है, तो इसको ये नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप कुछ फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे। मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और मैथ्स के अंदर अनुपात समानुपात आप पढ़ रहे हैं। 2 सब्जेक्ट हो गए। और आपने मान लीजिए रीति रिवाज पढ़ लिए। राइटिंग नहीं समझ में आया तो आई एम रियली सॉरी, बट इस तरह के बोर्ड पे ऐसा ही लिखा जा रहा है, वरना इतना भद्दा तो नहीं लिखती हूँ मैं। ओके, तो इस तरह से ये करना है। अब आप क्या करेंगे, 4th डे आ गया, इतना 3 दिन का आपका शेड्यूल हो गया। 4th डे क्या करना है, किसका आएगा, एक क्या थी, 1, 2, 4, 7, 15 ऐसे था। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। अब इनको चौथे दिन पढ़ना है। चौथे दिन क्या क्या पढ़ेंगे आप, 1857 वस्त्र आभूषण, प्रतिशतता, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, क्योंकि इनका 4th डे है। इसके अलावा और किनका है, इनका दूसरा दिन है किसान, रीति रिवाज और अनुपात समानुपात का। आया समझ में, कितना टेक्निकल है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल जाती थी और इतना पजल्ड लगता था बार बार में इनको लिखना। तो मेरे केस में मुझे लगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप प्रतिभाशाली बच्चे हो, आपको ये मेथड सही लगे। वैसे बहुत कारगर मेथड है यदि फॉलो कर पाओ तो। एक एक टॉपिक पता नहीं कितनी बार आंखों से निकल जाता, आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मेथड है। थोड़े दिन तो फॉलो किया गया, बाद में नहीं हुआ, शायद शेड्यूल वगैरह नहीं सेट कर पाई मैं, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता अपने आप में। मेरी कमज़ोरी थी जो मैंने बता दी। इसके बाद देखिए हम कहाँ थे, नेक्स्ट टेक्निक आपके सामने है। नेक्स्ट टेक्निक होती है पोमेडोरो टेक्निक। वेट, नेक्स्ट टेक्निक है पोमेडोरो टेक्निक। अब ये क्या है, देखिए ये एक घड़ी है, घड़ी में 25 मिनट दिख रहे हैं, 25 घंटे नहीं है, 25 मिनट है।
25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। देखिए ऐसे पढ़ने बैठे हो, मान लीजिए आप है और आप पढ़ने बैठे हैं आपकी टेबल पे, इधर आपने टाइमर लगा दिया, 25 मिनट पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस कहता है आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट किसी चीज़ को एकाग्रता से सुन सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। 25 मिनट के बाद में आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ये देखिए हमारा वीडियो भी 25 मिनट का हो गया है। ऐसा मत समझिएगा कि 25 मिनट के लिए देख सुन सकते हैं। वीडियो देखना शुरू किया है तो लास्ट तक देखिएगा। क्या टाइमिंग है, जिस टाइम पे 25 मिनट वाली पोमोडोरो टेक्निक पढ़ा रही हूँ उसी टाइम पे हमारे वीडियो का टाइम भी 25 मिनट हो गया। पूरा देखना है। 25 मिनट पढ़े, माइंड थोड़ा हेक्टिक हुआ, 5 मिनट उठे, बुक बंद करी, 5 मिनट के लिए उठे, 2-3 राउंड लगा के आइए, 2-3 राउंड लगा के आइए, या फिर कोई सूदिंग म्यूजिक सुन लीजिए। म्यूजिक भी नहीं सुनना पसंद है, कोई बात नहीं, कुछ हल्का फुल्का पानी वगैरह पीना है तो पानी वगैरह पी लीजिए, वाटर बोतल अपने पास रखिए या किचन वगैरह में जा करके पी लीजिए। लाइब्रेरी में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत घूम के आ जाइए, चाय वगैरह पी के आनी है तो अकेले जाके पी के आइए। ग्रुपिंग बनाने से बहुत नुकसान होता है। लाइब्रेरी में किस तरह पढ़ाई होती है ये बहुत ही, मैं कहती हूँ आज के ज़माने में जहाँ जितना लाइब्रेरी का यूज़ हो रहा है उससे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को ये समझाना चाहिए कि लाइब्रेरी से ऑप्टिमम रिजल्ट कैसे निकले। इतनी महंगी फीस हम जब लाइब्रेरी की पे करते हैं तो रिजल्ट लाइब्रेरी से क्यों नहीं आ रहा, इसका रीज़न एक बार ज़रूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और आपके साथ में लाइब्रेरी में किस तरह की सिचुएशंस होती है मेरे को ज़रूर से बताइएगा। अगर मुझसे हुआ सॉल्व करना तो मैं ज़रूर करूँगी। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट्स के अंदर इस तरह के अपने डाउट्स लिखेंगे। तो हम कहाँ थे, 5 मिनट हो गई, रिलैक्स मोड में आ गए। अब फिर से बैठिए, 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब आपने 3 बार 25-25 मिनट के 3 सेशन दे दिए। अब आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फाइनल ब्रेक 15 मिनट का लेना है और फिर से आपको लग जाना है 25 मिनट 5 मिनट 25 मिनट 5 मिनट। अब आप जब पढ़ेंगे तो 25 मिनट शुरू में तो बहुत टफ लगेगा आपको एक बार के लिए 25 मिनट एकाग्रता से पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप बाद में इसको धीरे धीरे करते जाएंगे तो 25 मिनट कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर आप अपना बढ़ाइए टाइम बढ़ाइए, फिर आप थोड़ा 30 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक का टाइम कम मत कीजिए। आपको लगेगा 5 मिनट बहुत कम होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे 5 मिनट के लिए मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नो। जब आप पढ़ने बैठेंगे आपको लगेगा 5 मिनट बीत भी गए इतनी जल्दी, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था एक बार कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो यदि हमें वो चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए भी मिली है तो वो कम लगती है। तो ये जो मनोरंजन का टाइम है यह भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको एंटरटेन करेंगे कभी ही बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करते हुए छोटा करते हैं। आपको बता दी मैंने टेक्निक, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, लास्ट में 15 मिनट का गैप लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाते जाइए। 30 मिनट्स का टाइम करते जाइए, फिर 35 का करते जाइए, क्योंकि अब आप अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं। ज़रूर से बहुत ही कारगर टेक्निक है, यूज़ करके देखिएगा, रिग्रेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी आप। नेक्स्ट टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। देखिए कितने वैज्ञानिकों के नाम मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज। फेनमैन टेक्निक क्या होती है, फेनमैन टेक्निक का मतलब है कोई भी टॉपिक पढ़ा, इसको क्या हो गया, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, अब इस टॉपिक को खुद को ही समझाइए। इस तरह से खुद को समझाइए। मान लीजिए आप टीचर हैं और आप एक 10 साल के बच्चे को ये टॉपिक कैसे समझाएंगे, समझ रहे हैं। आप आज तैयारी कर रहे होंगे, मान लीजिए 20 साल से ऊपर वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को LDC वीडियो नहीं समझ के टीचर समझिए और ये सोचिए कि यदि मैं ये टॉपिक किसी 10 साल के बच्चे को समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, किस तरह के एग्जाम्पल काम में लूंगा कि उसको ईजिली समझ में आ जाए, क्या थ्योरीज मेरे को जनरेट करनी होगी। अगर आपने ये ब्रेन मैपिंग करना शुरू कर दिया, आपका जो ब्रेन है, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, आपका मस्तिष्क उद्वेलन यदि स्थिति में आ गया, आप इस पॉइंट पे आ गए कि आप उस 10 साल के बच्चे को वो चीज़ समझा सकते हैं, आपको ये एश्योरेंस हो जाए कि हाँ यदि मैं इस तरह से ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा,
तो यकीन मानिए आपने उस टॉपिक के जितने भी वीक एरियाज थे वो सारे कवर कर लिए, क्योंकि आपने जो अभी समझा है वो एक 25 साल का आदमी होकर नहीं समझा, आपने एक 10 साल के बच्चे की तरह समझा है। और 10 साल का बच्चा हर चीज़ के बेसिक को समझता है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, टाइम ज़्यादा लगता है, पर वीडियो वालों ये फॉलो ज़रूर करना, सक्सेस मिलेगी कंफर्म। नेक्स्ट टेक्निक है माइंड मैपिंग। इधर आ जाते हैं। माइंड मैपिंग, देखिए माइंड मैपिंग क्या है। माइंड मैपिंग में आपको माइंड में मैप बनाने, कोई चीज़ है, मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप आप पढ़ रहे हैं, तो अपने माइंड के अंदर है ना आंखें बंद करके रिकॉल कीजिए कौन सी नदी उस डायग्राम के अंदर चल रही है, कौन सी पर्वतमाला है, कौन से घास के मैदान है, कौन से मरुस्थल है। चीज़ों को लिंकेज कीजिए। 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो एक पूरा पेपर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, ये क्रांति है, तो एक पेपर लीजिए, A4 साइज़ का कोई भी शीट ले लीजिए, चाहे लाइनिंग हो चाहे वाइट पेज शीट हो, उसके अंदर यहाँ पे लिखिए 1857। इधर अलवर के आपके अंदर जो हुआ है, इधर कोटा में क्या हुआ है, जयपुर में क्या हुआ है, जोधपुर में क्या हुआ है, आहुआ के अंदर क्या हुआ है, उदयपुर में क्या हुआ है। इस तरह से पूरे टॉपिक को कनेक्ट कीजिए एक पेज के अंदर, और फिर इस जो डायग्राम को आपने बनाया है इसको माइंड में बनाने की कोशिश कीजिए। कन्फर्म आप मास्टरी कर लेंगे। बहुत इजी तरीका है एंड 100% रिजल्ट देने वाला तरीका है, यदि करना सीख गए तो। और हर चीज़ सीखी जा सकती है, मेरा मानना है ये। नेक्स्ट टेक्निक है प्रैक्टिस टेस्टिंग, जिसे आज के ज़माने में हम मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ बोलते हैं। तो ये सभी आप जानते हैं टेस्ट सीरीज़ क्या होती है। क्विज़ वगैरह देते रहिए, ऑनलाइन, टेलीग्राम पे नहीं, ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए या फिर किसी PYQ की बुक से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये थे कुछ रिवीजन के साइंटिफिक मेथड्स। रीड एंड हाईलाइट करने का मेथड है, माइंड मैपिंग करने का है, एक्टिव रिकॉल पढ़ने के साथ लिखना, और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, फाइनली रिवाइज हो जाएगा। ये है कुछ अच्छे वाले मेथड्स। और जो लास्ट में मेरा मेथड है जो कि आपकी स्लाइड में नहीं है, माई मेथड, मेरा तरीका क्या था, आज जो पढ़ा है उसको कल भी पढ़ना है, उसको परसों भी पढ़ना है, उसको जब तक पढ़ना है जब तक कि मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। यदि आज मैंने क्या पढ़ा है, मान लीजिए हिस्ट्री बहुत हो गई, आज मान लीजिए मैंने पढ़ लिया एशिया महाद्वीप पढ़ लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो मैं कल यदि अफ्रीका पढ़ने वाली हूँ तो पहले एशिया पढ़ूंगी फिर अफ्रीका पढ़ूंगी, नेक्स्ट डे एशिया भी पढ़ूंगी, अफ्रीका भी पढ़ूंगी और नॉर्थ अमेरिका भी पढ़ूंगी। और जब मेरी 15वें दिन पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पूरा एशिया से लेकर के कंप्लीट पढ़ूंगी। जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन मेरे एशिया इस तरह से याद होता है कि मेरे पहले पेज की पहली लाइन क्या थी और लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था। मुझे याद आएगा कि चीन में कौन कौन से मरुस्थल है, ये मैंने किस पेज पे किस रंग में डायग्राम बनाया है। ये तरीका 110% कारगर सिद्ध है, कहीं कोई लूप फोल नहीं है। हाँ मेहनत है, बोरियत है, बोरियत जानते हैं, बोरियत उबाऊ है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, पर एक बार करके देखिए, जब मार्क्स आते हैं, सिलेक्शन होते हैं ना, तब ये चीज़ें अपने आप करने का मन करता है। सॉरी फॉर दैट, तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो आज वाले मेथड्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसके अलावा हमारी स्लाइड में क्या था, और वापस इधर ही ले आते हैं इसको। और कोई मेथड जो रिवीजन का आप जानना चाह रहे हैं? नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आज मैं कुछ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर मोटिवेशन, और कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। ये मेरी पंचायत थी जहाँ पे मैं ग्राम विकास अधिकारी थी, ग्राम विकास अधिकारी। ये भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से है। ये मेरा ऑफिस था, पंचायत ऑफिस जिसे आप कहते हैं। और इस तरफ ये मेरा ऑफिस था, और ये सामने मीटिंग हॉल होता है वो था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उस एग्ज़ाम का रहा।
और एग्ज़ाम का क्या, उस नौकरी का रहा। आप लोगों के सामने जस्ट फॉर मोटिवेशन ये फ़ोटो लेकर आई हूँ। फ़ोटो के बारे में आपके क्या विचार है ज़रूर से बताइएगा। एक फ़ोटो और है, ये बाहर से थी। एक फ़ोटो ये है जो आप सभी का सपना है कि इस तरह से आपका नाम हो, नीचे ग्राम विकास अधिकारी लिखा हुआ हो। यदि इस तरह की आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिएगा। ये देखिए जो आप सिलेबस में पढ़ते हैं ना, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये वही अधिनियम है। इसमें पूरा लिखा हुआ होता है अपील कब करेगा, सर्विस कब देगा। देखिए आदेश पारित होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर 30 दिवस के भीतर, ये 30 दिन। उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति। प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है, देखिए। द्वितीय अपील अधिकारी कौन होता है। प्रथम अपील करने की समय सीमा कितनी है, 30 दिन। ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट है। तो ये उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम था, मैंने आपको कहा था 2023 चल रहा है, इलेक्शन ईयर था जब पोस्टिंग मेरी हुई थी वहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ईमानदारी से जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना ये ड्रीम आप भी बना करके चलिएगा कि आप भी इस तरह से अपना नाम आपके पंचायत भवन के बाहर लिखवा पाएँ, एक अच्छी सी मेमोरी आपके भी लाइफ में आए, इस तरह से नाम हो। कुछ चीज़ें मैंने हाइड करी है पर आप जानते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से ज़रूरी है, हर चीज़ को हम बाहर नहीं ला सकते हैं। इतने तो आप समझदार हैं, ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं, भावी LDCs बनने जा रहे हैं। और कोई डाउट हो तो ज़रूर से लिखिए। रिवीजन टेक्निक्स कौन सी सबसे अच्छी लगी और कौन सी आप अपनाने वाले हैं? जितने भी लोग, चाहे 20 लोग देखें, 25 देखें, 50 देखें, 100 देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो मेथड्स बताए हैं ना वो 110% कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो ज़रूर से इसको आपको फैलाना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू नो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अपना फीडबैक इन्हीं तरीक़ों से मुझे दे सकते हैं। अब आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं तो मेरा भी मन नहीं करता है कुछ आपको बताने का, ऐसी बात नहीं है, बट एज़ थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड है, जस्ट फॉर दैट, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है। अब आप खुद देखिए, यदि मैंने कोई वीडियो डाला है और उस पर यदि आप लोग 20 व्यूज़ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 लोग ही इंटरेस्टेड है, और वो भी पूरा नहीं देखते हैं आप वीडियो। ये पूरी हमें पता चल जाती है जब हम शूट वगैरह करते हैं कितने लोगों ने कितना देखा है। तो फिर जब इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो जाता है तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। फिर मैं आप लोगों के कोई 1-2 कमेंट्स जो किए हुए होते हैं उन्हीं को टारगेट करते हुए वीडियो बनाती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि जिसने भी भरोसा दिखाया चैनल पे उसको कम से कम निराशा न हो। इसी वजह से मैं जो भी एक सिंगल कमेंट भी किसी का मिलता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि आज आपके पास में सीट नहीं है, कल को तो आप भी वीडियो बनेंगे। फिर क्या पता आप लोग बोलें कि है ना हमें कोई काम पड़ जाए आपसे, तो काम तो आप भी करेंगे ना, ये भी जानेंगे जब। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। सभी का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।